हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। मार्केट आईसीआईसीआई और फेडरल दोनों की तरफ से। देखिए, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करें और बेस्ट ऑफ द लॉट है और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे आपकी बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस। एनआईआई की बात करें तो केवल 9% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में लगभग 6-6.5% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऑब्वियसली पिछले साल का बेस बड़ा है और कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजनिंग का फैक्टर है जो बहुत हाई हो रहा है बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स में, इसके कारण भी प्रॉफिट पे थोड़ा बहुत डेंट होने की संभावना है। की रिजल्ट रेशियोज जो अपने को ध्यान देने हैं, सबसे पहले डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ 14 से 15% के आसपास रहेगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स घट के 4.3% के आसपास आने का अनुमान है। ऑब्वियसली जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी है, इस पे नज़र रखने की खास ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा फेडरल बैंक, ये भी बैंक का नंबर रिपोर्ट करेगा और जो क्वार्टरली अपडेट था या 15% का एडवांसेस ग्रोथ, 15% का डिपॉजिट ग्रोथ बैंक ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया, तो वहाँ कोई सरप्राइज नहीं होगा। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो अनुमानित है लगभग 15% से ग्रो होगी 2360 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट रहेगा, पिछले साल एक वन ऑफ लार्ज बेस है, उसके कारण 960 करोड़ के आसपास आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ वाइज लोन ग्रोथ कंपनी ने 20% डिस्क्लोज की है, 15% की डिपॉजिट ग्रोथ रही है। हालांकि अगर हम बात करें क्रेडिट ग्रोथ की तो वो काफ़ी शानदार रहेगी, लेकिन मार्जिन्स पे नज़र रहेगी। देखिए, मार्जिन्स पे अगर कोई टाइप का प्रेशर आता है तो मार्केट अप्रिशिएट नहीं करेगा। और जो एसेट क्वालिटी है, खास करके जो इनका गोल्ड लोन बिजनेस है, यहाँ किस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं वो काफ़ी जानना इंपॉर्टेंट हो गए प्रीव्यू के लिहाज से। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक का ये दो नंबर्स पर नज़र रहेगी। भारती एयरटेल ये भी एक स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र रहेगी और सिंस दिल्ली बेस्ड कंपनी है तो दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें वहाँ से। दीपाली, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है भारतीय एयरटेल के लिए। रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन सभी पैरामीटर्स पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यूज देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे 6.5% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 41,000 करोड़ रेवेन्यूज कंपनी पोस्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर एबिटा को देखेंगे तो 11.25% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे आने की पॉसिबिलिटी है। आंकड़ा रह सकता है 21,930 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा देखेंगे तो एडजस्टेड पैट सीक्वेंशियल बेसिस पे 57% ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलर ग्रोथ वाई बेसिस पे भी देखने को मिलेगी और 4613 करोड़ का आंकड़ा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर मार्जिन्स को देखेंगे तो एबिटा मार्जिन्स 53.4% पर रहने की पॉसिबिलिटी है, यानी सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 2.25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इसलिए रहेगा क्योंकि टैरिफ हाइक का बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। जुलाई 2024 में कंपनी ने टैरिफ हाइक किया था तो उसका रिफ्लेक्शन टॉप लाइन पर देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट आमतौर पर जब टैरिफ हाइक होता है तो 2 से 3 क्वार्टर लगते हैं फुली रिफ्लेक्ट होने में रेवेन्यू साइड पर, तो आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अर्पू ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है, 9% के आसपास का जंप अर्पू में रह सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे ये 210 से बढ़कर 230 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो अगर अलग अलग सेगमेंट्स देखेंगे भारतीय एयरटेल के तो मोबाइल बिजनेस में स्पेशली जो टोटल सब्सक्राइबर्स है वहां पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 12 लाख के आसपास का सिम कंसोलिडेशन की वजह से, लेकिन जो एयरटेल बिजनेस है वहां पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 12% के आसपास की। होम ब्रॉडबैंड रेवेन्यू में भी 5.5% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है और ब्रॉडबैंड यूजर्स में इजाफा भी देखने को मिलेगा इस क्वार्टर के दौरान। अगर अफ्रीकन बिजनेस की बात करें तो नाइजीरियन करेंसी वॉलेटाइल रही है, इसीलिए अफ्रीकन कारोबार भी थोड़ा वॉलेटाइल यानी फ्लैटिश ग्रोथ ही वहां रह सकती है 1% के आसपास की सीक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन टैरिफ हाइक, अर्पू ग्रोथ और इंडिया वायरलेस बिजनेस, ये 3 स्ट्रॉन्ग साइड पर रहेंगे जिसके कारण अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं भारतीय एयरटेल से। भारतीय एयरटेल अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड और देखना है कि कंपनी क्या गाइड करेगी आरपू को लेकर गोइंग फॉरवर्ड। इस पर एक क्विक टेक चेक, अमित बताइए ट्रेड लेना है या नहीं, क्योंकि एक बार रचना जी ने तो कह दिया जब तक नंबर्स नहीं आते आप शॉर्ट की रणनीति ही रखेंगी। आपको भी लग रहा है कि ये मंदी के ट्रैप में फंसा हुआ है काउंटर और उससे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है? जी मैम, थोड़ी सी नियर टर्म वीकनेस यहाँ पे जरूर नजर आ रही है। स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लोज बन रही है, 10 और 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट मेरा यहाँ पे ये रुझान है कि 1665 पे लेवल है। अगर इसमें स्लाइड आएगा तो डेट विल बी अप टू 1630 1640, जहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इफ रिजल्ट्स आर गुड एंड फेवरेबल तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे मिलेगा तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। फिलहाल जिस हिसाब से मूवमेंट है मुझे लगता है किसी के शॉर्ट्स है तो बने रहें। एक स्मॉल स्लाइड टू 1650 टू 1645 आ सकता है इसमें। ओके, चलिए अब एक और नंबर, सन फार्मा, ये भी इंडेक्स का स्टॉक है। कंचन से जानते हैं क्या एक्सपेक्ट करें। कंचन,
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, नंबर्स हमें स्टेडी देखने को मिल सकते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 8% का इजाफा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एबिटा में भी 12%, अगर मार्जिन देखें तो 2% तक हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो 13% यहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर इनकी बात करें स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक स्टेडी इंक्रीज मूवमेंट देखने को मिले और ये वाई एंड वाई बेसिस पे 17% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो इनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है वहां पे भी हमें वाई एंड वाई बेसिस पे 12% की ग्रोथ संभव है। इसके अलावा इनका जो यूएस मार्केट के अंदर लॉन्च के ऊपर एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है और वो लॉन्च है डिरोक्सोलिटिनिब का। बेसिकली इनको ऑलरेडी अप्रूवल तो मिल गया था लेकिन इस टाइम पे कुछ लीगल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसके चलते ये वाली जो कमेंट्री है, ये वाला जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा सन फार्मा के लिए। इसके साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट में ब्रांडेड जेनरिक को लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, ये खासा ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं की फोकस पॉइंट की, क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन्स किस तरीके के दिखाई देते हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक के ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कमेंट्री आती है, साथ ही क्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए कंपनी आर&डी के एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस करती है। तो ये सारी चीजें जो फोकस में रखने वाली होगी, लेकिन ओवरऑल नंबर हमें हो सकता है कि स्टेडी देखने को मिले। ओके, नंबर शायद स्टेडी देखने को मिले सन फार्मा के। रचना जी, इसमें कोई ट्रेड है क्या? क्योंकि एटलीस्ट फार्मा एक स्पेस है जहां थोड़ा मार्केट फिर भी उतना बुरा नहीं है। जी, अगर इस पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे लगाना होगा 1850 पे। अगर लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं तो ट्रेड लेना हो तो इसमें शॉर्ट साइड पे ज्यादा बेहतर ट्रेड मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे 1850 का लेवल टूटना चाहिए और डाउन जाना चाहिए ये 1800 की तरफ। ना जी, अब आपने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ शॉर्ट ट्रेड ही देनी है मार्केट में, लॉन्ग देना ही नहीं है? नहीं, ऐसा डिसाइड करके तो मार्केट कभी बैठने नहीं देता, क्योंकि हम होते कौन है डिसाइड करने वाले, वो तो मार्केट डिसाइड करता है। पर चार्ट्स ऐसा ही कह रहे हैं तो क्या करें। बिल्कुल सही बात कही रचना जी ने, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, मार्केट डिसाइड करेगा। और बिल्कुल मीनवाइल थोड़े से सेंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग अब आनी शुरू हुई है। जो हस्ता 950 पॉइंट ही बोल रही थी, अब वो 800 पॉइंट ही रह गया हस्ता बैंक निफ्टी पर कम से कम। तो थोड़ी सी तो शॉर्ट कवरिंग है, कुछ साइन है यहाँ पर। आप निफ्टी देखिए ना, निफ्टी थोड़ा रिकवर हुआ है, थोड़ा सा निफ्टी रिकवर हुआ है। आई थिंक 24,000 पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि 24,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट आएगा। 70 पॉइंट रिकवर हुआ है, लेकिन कुछ तो रिकवरी है। अब टिके के नहीं, तिनके का सहारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये वही है स्क्रीन पर आपके। चले काम करते, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हर्षाब उपाध्याय को जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि मार्केट को वो इस समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं और ऑफ कोर्स अर्निंग्स पर अब क्या टेक है। ब्रेक के बाद